पेपर इस चैप्टर से बनता है। तो आपको पूजा पाठ करने का, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा होता है। तमिल स्टेट अलग से बनाना चाहते थे, मतलब कि फूट आती नजर आ रही थी। नो वॉर, प्लीज नो वॉर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबके लिए फिर से लेकर के आ गई हूं एसएसटी क्लास 10 सेशन 25-26 के चैप्टर्स, और हम इन चैप्टर्स को बोर्ड के 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर्स और 5 मार्कर के साथ करेंगे। यानी कि बल्ले ही बल्ले हमारे चैप्टर्स बहुत बढ़िया तरीके से कवर होंगे। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस चैप्टर देख लो, बोर्ड में फुल ऑन फुल मार्क्स हैं। मेरी बातें सुन लो, एक बार सुन लो और एक बार चैप्टर को पढ़ लो, आई गारंटी कि आपको 50% कंटेंट याद हो जाएगा। तो दोबारा पढ़ने की जरूरत तब पड़ेगी जब आपका एग्जाम आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 पार्ट शेयरिंग, जो कि पॉलिटिकल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 1 मार्कर भी बनता है डिफरेंट लिस्ट पे। इसमें से पार्ट शेयरिंग में से 5 मार्क्स का मार्कर भी बनता है। तो इसीलिए इस चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 1 एंड इसका कनेक्टिंग चैप्टर नंबर 2 दोनों ही मैं आसपास की डेट्स पे डाल दूंगी ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर्स इंटर रिलेटेड हैं। आप दोनों को बहुत अच्छे से समझेंगे तभी आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल पाएगा कि हाउ यू हैव टू राइट आंसर्स इन एग्जाम। क्योंकि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन पार्ट शेयरिंग से आया है कि ये क्वेश्चन फेडरलिज्म चैप्टर से आया है। तो बच्चों हम दोनों चैप्टर्स करेंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और मजे मजे में हम सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे ऐसे ही, और क्लास 10 को बोर्ड्स को अच्छे नंबर से पास कर लेंगे। क्योंकि इस बार आपको पता होना चाहिए कि हमारे बोर्ड के एग्जाम्स जल्दी हैं, यानी कि फरवरी में एग्जाम्स हैं, और सेकंड पेपर ये आपका सोशल साइंस का है। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन क्यूमुलेटिव फॉर्म में करनी पड़ेगी। आइए तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट शेयरिंग चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब बच्चों हम पार्ट शेयरिंग चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे इंपॉर्टेंट 2 केसेस श्रीलंका और बेल्जियम के, जिसपे केसेस आते हैं। अभी श्रीलंका क्या है? ऑफ कोर्स यार कंट्री है। बेल्जियम क्या है? ये भी एक कंट्री है। बताऊंगी कहां पर है, कैसे है, क्या क्या पढ़ेंगे, वो सब इस कंटेंट के अंदर। ठीक है, इस चैप्टर में दूसरा हम पढ़ेंगे व्हाई पार्ट शेयरिंग इज डिजायरेबल। डिजायरेबल में बेटा आपको इधर मैं 2 रीजंस पढ़ाऊंगी, एक पढ़ाऊंगी प्रूडेंशियल रीजन, एक पढ़ाऊंगी मॉरल रीजन। इन दोनों पे 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन आते ही आते हैं। या तो एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ जाता है, या तो 2 नंबर के जो 4 क्वेश्चन आते हैं उसमें एक क्वेश्चन आ जाता है। व्हाई पार्ट शेयरिंग इज डिजायरेबल, गिव 1 मॉरल रीजन और गिव 2 प्रूडेंशियल रीजन। तो आपको जब मॉरल और प्रूडेंशियल रीजन दोनों पता होंगे तभी आप बोर्ड में आंसर लिख पाओगे। तो इसमें से 2 मार्क का इंपॉर्टेंट हमारा बोर्ड क्वेश्चन बन जाता है बेटा। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पार्ट शेयरिंग की। इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी, और इसी टॉपिक पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो अब आप समझ लीजिए कि 5 और 2 7 और 1-2 एमसीक्यूज। तो मतलब कि अंदाजे से अंदाजा बोल दूं तो आपको 7 से 8 नंबर का पेपर इस चैप्टर से बनता है। तो उसको उतनी ही अच्छी तरह समझिएगा ताकि आपको बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब बेटा पार्ट शेयरिंग की बात करें तो पार होती है ताकत, है ना, और शेयरिंग होती है आपस में डिवाइड करना। ताकत को आपस में कैसे डिवाइड करेंगे बेटा? इस फिनोमेना को हम पॉलिटिकल साइंस के रिस्पेक्ट में समझें तो ये है हमारी पार्ट शेयरिंग, एंड दैट इज क्लास 10 का पहला चैप्टर। पार्ट शेयरिंग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, दैट मीन्स ये इंडिया की गवर्नमेंट से रिलेटेड है। हम इसमें पढ़ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सो दैट पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड इन वन हैंड। ठीक है, जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बेटा डिफरेंट हैंड्स में, तो पावर एक हाथ में कंसंट्रेटेड नहीं है और सबके पास इक्वली डिवाइडेड है। मैम ऐसा क्यों होता है कि पावर को डिवाइड करना पड़ता है डिफरेंट टाइप्स में? बेटा जैसे घर में तुम्हारे दादाजी होते हैं, तो दादाजी ने कुछ लिबर्टी तुम्हारे पापा को दे रखी है, तुम्हारे पापा ने कुछ लिबर्टी तुम्हें दे रखी है। कि पापा को अगर लिबर्टी है घर से रात को देर से आने की, तो तुम्हें लिबर्टी है कि घर पे 8 बजे घुसने की, तुम्हें 8 बजे तक की लिबर्टी है। तो सबके पास अपने अपने लेवल की पावर है और सब उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब बच्चों आपने यहाँ पे 2 वर्ड देखे होंगे, एक है ऑर्गन्स और एक है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट अलग होते हैं और डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अलग होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अगर मैं बात कर रही हूं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की, तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पार्ट शेयरिंग इसको हम कहते हैं, दैट इज लेजिस्लेटिव। होप मेरी राइटिंग आपको लेजिबल होगी बच्चों। सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड वन इज जुडिशरी। ठीक है, ये 3 लेवल्स होते हैं। लेजिस्लेटिव ऐसा ही चार्ट जैसा मैं चार्ट बना रही हूं, अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पार्ट शेयरिंग, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको, पर मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता देती हूं जिससे आपको इजी हो जाए।
हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और अगर आपने ऐसा चार्ट बनाया तो बच्चों एग्जामिनर आपके नंबर काट ही नहीं सकता। लेजिस्लेटिव जिनका काम है लॉज बनाना, एल से लेजिस्लेटिव, आपको याद है ना मैं कैसे याद कराती हूँ, एल से लेजिस्लेटिव, एल से लॉ बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन, ई से एग्जीक्यूटिव, इनका काम है टू एग्जीक्यूट, टू इम्प्लीमेंट, एंड द थर्ड वन दैट इज जुडिशरी, टू डिसाइड। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है जुडिशरी हमारी, तो इसीलिए इनको 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। बेटा इसको डीप में आगे मैं एलैबोरेट करूंगी अपनी आगे वाली स्लाइड्स में, बट मैंने आपके लिए लिख दिया है ताकि आपको डेफिनेशन से कोई कंफ्यूजन ना आए। अब इसके आगे वाली स्लाइड में हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में आपके बेटा लेवल्स 3 लेवल्स आते हैं। सबसे पहले आपका आ गया सेंट्रल लेवल, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं यूनियन लेवल, और सेकंड आपका आ गया स्टेट लेवल, होप आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, और थर्ड आ गया आपका लोकल लेवल। ये आपके तीनों लेवल्स हैं। अब आपने डिफरेंस देखा बच्चों, अगर हम इसकी बात करें स्लाइड की, तो हमारा लेजिस्लेटिव, देन एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ऐसे, ठीक है, ऐसे याद करेंगे। और अगर हम लेवल्स की बात करें तो ऐसे, सेंट्रल से पावर डिवाइड होके स्टेट के पास गई, स्टेट से पावर डिवाइड होके लोकल लेवल पे गई। तो होप सो आपको सेंट्रल और लोकल का मतलब इस पर्टिकुलर स्लाइड में ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट और लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट और ये सब आप क्लास 7 और 8 में पढ़ चुके हो, पर हम आगे इसको बहुत एलैबोरेटली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिख रही होगी मेरी सुंदर सी, मैंने इसमें पीपीटी में पिक्चर डाली है। देखिए एक बड़े से सेंट्रल, इसको समझ लीजिए सेंट्रल लेवल है, इसको समझ लीजिए स्टेट लेवल है, और स्टेट लेवल पे अलग अलग लोकल लेवल पे इसको पावर को डिवाइड कर दिया गया है। अगर आप इसको लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की तरीके से समझ रहे हैं, अगर इस चार्ट को आप ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से समझेंगे तो ये पार्टी लॉ बनाती है, ये पार्टी एग्जीक्यूट करती है, ये पार्टी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। ठीक है, अभी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है हमारे इंडिया में, लॉस कौन बनाता है, एग्जीक्यूशन कौन करता है, ये सब मैं आपको आगे आते हुए चैप्टर्स में सब समझाऊंगी। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब पावर शेयरिंग में हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, जो कि जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में अपनी बताया था कि हम इस पे बात करेंगे केस स्टडीज की। केस स्टडीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको लगेगा मैम केस स्टडी है वही केस स्टडी है जो हमारे क्वेश्चन पेपर में 80 मार्क्स में आती है 4 मार्क्स में। नहीं बेटा, ये केस स्टडी उसको कहा जाता है जब हम किसी स्टोरी के थ्रू, किसी पिक्चराइजेशन के थ्रू कुछ लेसन लर्निंग कर रहे होते हैं, कुछ केस को पढ़ के कुछ समझ रहे होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको 2 केस दिए हैं, एक दिया है केस बेल्जियम का और एक केस दिया है श्रीलंका का। बिल्कुल हमारे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में आती है, आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। चलो बच्चों देखते हैं श्रीलंका का केस। दिख गई आपको लंका, है ना, यहाँ से हमारे इंडिया से कनेक्ट करती है बिल्कुल लास्ट बॉर्डर से, और इसको राम सेतु जो बनाया था वो यही से कनेक्ट किया था इंडिया से। एंड दिस इज श्रीलंका। श्रीलंका का केस पढ़ते हैं। चलिए माइथोलॉजी को साइड छोड़ते हैं और श्रीलंका के केस पे आते हैं। श्रीलंका के केस पे आके बच्चों अगर हम बात करें, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन लोकेटेड इन साउथ एशिया जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सर्दर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, बिल्कुल साउथ में, साउथ पॉइंट पर श्रीलंका है। आपको मैप में अक्सर आप मार्क करते होंगे तो आपको दिख जाएगा। श्रीलंका एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। हमारी इंडिपेंडेंस कब हुई थी बच्चों, आपको कैसे याद रखना है, देखो हमारी इंडिपेंडेंस कब हुई थी, हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में, और श्रीलंका की इंडिपेंडेंस कब हुई थी 1948 में। इंडिपेंडेंस मतलब श्रीलंका एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। ठीक है, अब श्रीलंका की केस स्टडी। अब श्रीलंका की केस स्टडी किसके बारे में होगी, ऑफ कोर्स उसके लोगों के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हो सकती है। तो अगर श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका में टोटल कितने करोड़ की पॉपुलेशन है, 2 करोड़ की। ये सवाल कभी भी एग्जाम में नहीं आता, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए कि पॉपुलेशन का डाइवर्सिफिकेशन कैसे कैसे था, इसीलिए आपको फिगर एग्जैक्ट दी हुई है। ठीक है, अब इसमें 74% लोग सिन्हाला स्पीकर्स थे। सिन्हाला जो कि श्रीलंका की लैंग्वेज होती है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में ब्रज भाषा चलती है, राजस्थान में राजस्थानी चलती है, ऐसे ही बच्चों श्रीलंका में सिन्हाला लैंग्वेज चलती थी और ये 74% लोग बोला करते थे। अब अगर हम बात करें बाकी के बचे हुए लोग, बाकी के बचे हुए लोग तमिल स्पीकर्स थे, क्योंकि क्या पढ़ा था हमने लास्ट साइड में, तमिलनाडु के साउथ कोस्ट पर था, तो तमिल स्पीकर्स भी थे, इंडियन तमिल्स भी थे इसमें और श्रीलंकन तमिल्स भी थे, जैसा कि आपको मेरी स्लाइड में दिख रहा होगा। तो 18% आपके तमिल स्पीकर्स थे, दैट वर श्रीलंकन तमिल से इसमें हमारे 13% और इंडियन तमिल से हमारे
5%। आपको याद रखना है, अगर 18 का बाइफिकेशन कैसे याद रखेंगे, तो श्रीलंका में श्रीलंकन तमिल ज्यादा होंगे तो दैट इज 13%, श्रीलंका में इंडियन तमिल्स कम होंगे दैट इज 5%। और अगर हम बात करें दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप की, दैट वाज क्रिश्चियंस दोनों भाषा बोलते थे, तमिल और सिन्हाला। अगर हम डोमिनेंसी की बात करें तो बच्चों इस स्लाइड से आपको डोमिनेंसी में मेरे YouTube वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि सबसे डोमिनेंट लैंग्वेज आपको इसमें कौन सी दिख रही है। ऑफ कोर्स सी बात है, जहां बच्चों 74% लोग सिन्हाला बोलते हो तो ऑफ कोर्स डोमिनेंट लैंग्वेज, वन ऑफ द मेजर लैंग्वेजेस सिन्हाला हो जाती है, बाकी लैंग्वेजेस तो सेकेंडरी आ जाती है, माइनॉरिटी में आ जाती है। तो दिस वाज द सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी, तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी एंड सम वर क्रिश्चियंस जो दोनों भाषा बोलते थे। अब बात करें कि चक्कर क्या था मैम, हमें आपने ये क्यों बताया कि 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप से या 3 लिंग्विस्टिक ग्रुप से उनकी इतनी परसेंटेज थी। बच्चों मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि उन ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थी, सिन्हाला स्पीकिंग के बीच में और तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन के बीच में। आप सोचो श्रीलंका कितनी सी आइलैंड नेशन है और इंडिया कितना बड़ा कंट्री है। वी हैव 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, हमारा डाइवर्सिफिकेशन कितना बड़ा है, तब भी हमारी कंट्री में हर जगह जगह पर हर स्टेट में अपनी अपनी भाषा बोली जाती है, अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, अपनी मदर टंग है, हमारी मदर टंग भी हर जगह की अलग अलग है। बट वहां सिर्फ 2 कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सबसे मुद्दे की बात तो ये है क्योंकि यहां डोमिनेंसी थी बेटा 74%, अगेन मैं आपको याद करा दूं सिन्हाला की, और 18% हमारी तमिल की। ठीक है, अब डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ द तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन इन द श्रीलंका। ऑफ कोर्स ही बात है यार, तुम्हारी क्लास में भी 2-4 बच्चे होते हैं, कोई हाइट में छोटा होता है, कोई मोटा होता है, तुम उसको कहते हो ओए ओए मोटू आ गया, मोटू आ गया। कोई छोटा होता है तो तुम कहते हो ए चल चल नाटे चल, तू क्या बात करेगा हमसे। ऐसे करके आप लोग चिढ़ाते हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए आपको समझा रही थी कि ऐसी चीजें नहीं करनी। ठीक है बच्चों, तो अब उनके साथ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता था। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब है अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स सी बात है, जो माइनॉरिटी में है उसके साथ ट्रीटमेंट अलग हो जाता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है, पर हमें करना नहीं चाहिए। इसीलिए श्रीलंका के केस हमें पढ़ाया जा रहा है ताकि हम इससे कुछ सीखें। अब बच्चों जब मेजॉरिटेरियन ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मेजॉरिटेरियन ट्रीटमेंट, मेजॉरिटेरियन एक वर्ड है आपके, मैं इधर भी अंडरलाइन कर देती हूँ, मैंने सर्किल कर दिया है। मेजॉरिटेरियन आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड है जिसकी डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में दी है और अक्सर एमसीक्यू में इसको पूछ लिया गया है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में ऐसा देखा गया है। तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि श्रीलंका में डोमिनेंसी के कारण, मेजॉरिटी कम्युनिटी के कारण क्या क्या हो गया है ना। अब जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सिन्हाला सुप्रीमेसी डेवलप कर दी श्रीलंका में। सिन्हाला सुप्रीमेसी डेवलप करने का मतलब है कि 1956 में सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका के नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ऑफ कोर्स सी बात है बच्चों, इससे 74% पॉपुलेशन तो खुश हो गई, बची हुई 18% और बाकी बची हुई क्रिश्चियन पॉपुलेशन वो दुखी हो गई, क्योंकि मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होने का मतलब है कि सारी बातें उन्हीं की सुनी जाएंगी, सारी चीजें उन्हीं की सुनी जाएंगी। क्योंकि आपने क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, फर्स्ट एस्टेट और थर्ड एस्टेट जबकि मेजॉरिटी में नहीं थे पर उनके पास राइट्स बहुत ज्यादा थे, तो वो लोग डोमिनेंसी क्रिएट करते थे अपनी फ्रेंच सोसाइटी में। ऐसे ही यहाँ पर श्रीलंका में सिन्हाला में 74% पॉपुलेशन ने क्या अडॉप्ट कर लिया था, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट अडॉप्ट कर ली थी। और मेजॉरिटेरियनिज्म इज अ वर्ड दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस, जो यूज किया जा रहा था। और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था जिसमें बोला गया कि बुद्धिज्म को वो प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए बुद्धिज्म को प्रीच किया जाएगा, टीच किया जाएगा और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो लोग सिन्हाला स्पीकिंग लोग गवर्नमेंट जॉब्स को अप्लाई करेंगे। तो आप सोचिए ना कि जब भाषा उनकी, गवर्नमेंट जॉब उनकी, कल्चर उनका, तो तमिल स्पीकिंग क्या कर रहे हैं। तमिल स्पीकिंग में भी मैंने आपको बता दिया था कि 13% ज़्यादा में ज़्यादा श्रीलंकन तमिल से 5% थे हमारे इंडियन तमिल्स। तो अब अगर आपको एक बुक भी दिख रही होगी मेरे पिछले स्लाइड में, मेजॉरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, इट इज़ ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपकी, इसीलिए मैंने अपनी स्लाइड में डाला है। और अ बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन whichever way they want by disregarding the wishes and needs of the minority। देखो whichever they
वांट, मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन में यहाँ ये नहीं होना चाहिए, प्लस इस डेफिनेशन में ये नहीं होना चाहिए कि डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड नीड्स ऑफ द कंट्री। भाई सबकी विश और नीड इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे घर में दादी है और उन्हें भी आइसक्रीम खाने का मन करता है तो ये क्या बात है कि दादी बड़ी हो गई है वो आइसक्रीम नहीं खाएंगी। अगर तुम्हारी दादी और उनके भी दोस्त है तो ये क्या बात है कि हमारी दादी के दोस्त नहीं हो सकते, हमारे दोस्त हो सकते हैं। दैट मीन्स बच्चों कि हम मेजॉरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, हम मेजॉरिटेरियन व्यू को सपोर्ट करते हैं। तो मेजॉरिटेरियनिज्म वाज अ बिलीफ, है ना, ये कोई कुछ होता नहीं है, बिलीफ होता है कि बिलीफ होता है ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर दिया था कि 74% क्योंकि सिनाला स्पीकिंग कम्युनिटी है तो वही कम्युनिटी रूल करे, वही कम्युनिटी नॉर्म्स को डिसाइड करे और वही कम्युनिटी कंट्री को रूल करे, है ना। आपको इसमें मेरी पिक्चर में बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, सिनाला इज द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में बता दो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। कुछ लोग सोचेंगे हिंदी, कुछ लोग सोचेंगे इंग्लिश, बट आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, अब सिन्हाला को कब बनाया, मैं स्लाइड वापस से पीछे नहीं करूंगी। सिन्हाला को कब ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया? 1956 में। श्रीलंका इंडिपेंडेंट नेशन कब हुआ? 1947 के एक साल बाद, दैट इज 1948। ठीक है, अब इससे पीछे हमने क्या पढ़ा? इससे पीछे हमने पढ़ा कि हमारा पावर शेयरिंग क्या होता है। पावर शेयरिंग इज द शेयरिंग ऑफ पावर। कैसे याद करोगे बच्चों? Power sharing is the sharing of powers among different organs of the government and different levels of the government. याद हो गया बच्चों? मेरे साथ साथ आप एक्शन करते जाओगे तो आपको याद होता चलेगा। Power sharing is the form of sharing of power between the different organs of the government, that is the legislative, executive and the judiciary, and the different levels of the government, that is the central level, state level and the local level. आपको ये definition याद होनी चाहिए क्योंकि पूरा चैप्टर ही का नाम है पावर शेयरिंग। आइए तो बेटा देखते हैं अब श्रीलंका में क्या होगा अगर ऑफिशियल रिलीजन एक को बना दिया जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज एक को बना दिया जाएगा तो क्या होगा, है ना। अब इस पे आपके पास एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका में जो डिवाइडेशन था वो किस बेसिस पे था। तो बच्चों जब लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेशन होता है तो हम इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, है ना। अगर आप सिनाला स्पीकिंग कम्युनिटी को एक ब्रॉडर टर्म देना चाहेंगे तो उसको हम कहेंगे लिंग्विस्टिक ग्रुप। सिनाला एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था, तमिल स्पीकिंग एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था, क्रिश्चियंस लोग वो तो रिलीजियस ग्रुप था, क्रिश्चियंस लोग दोनों चीज़ें बोलते थे इसलिए उनको हम कहीं बाइफिकेट नहीं कर सकते। पर अगर हम श्रीलंका की स्थिति को समझें तो श्रीलंका की स्थिति में मेजॉरिटेरियनिज्म की सिचुएशन क्यों आई? क्योंकि दो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में लड़ाई थी। एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था हमारा सिनाला और दूसरी पार्टी थी हमारी तमिल स्पीकिंग। तमिल स्पीकिंग में भी 18% तमिल्स में भी बच्चों फिर से याद करा दूं 13% थे हमारे श्रीलंकन तमिल्स और 5% थे हमारे इंडियन तमिल्स। अब इसने क्या कर दिया? इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। एलियन जादू किस किस ने देखा है? क्रिश मूवी में, उस मूवी में, है ना। एलियन का मतलब है अलग से आया हो, कोई कुछ अलग से कराओ। तो एलिनेशन का मतलब है कि उन्होंने श्रीलंकन तमिल्स को बिल्कुल ही अलग ही कर दिया कि क्योंकि मेजॉरिटी उनकी है, सब कुछ बोलबाला उनका है। देखो क्या क्या किया। दे फेल्ट दैट द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिनाला लीडर्स वर इनसेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। लोगों को क्या लगेगा कि आप जब मेजॉरिटी में हो, आप उनकी कोई बात नहीं सुन रहे हो, आप कल्चर अपना फॉलो कर रहे हो, लैंग्वेज अपनी फॉलो कर रहे हो, रूल्स अपने फॉलो कर रहे हो। दे फेल्ट, ये सब किसको लग रहा है बच्चों? ये सब तमिल स्पीकिंग को लग रहा है। सिनाला को तो कुछ लग ही नहीं रहा था ना, सिनाला की तो बल्ले बल्ले थी, सिनाला को क्या दिक्कत थी? ठीक है। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन and the government policies denied them equal political rights and discriminated against them। बिल्कुल सही बात है यार। आज मुझे भी कोई कह देगा कि मैम आप स्टाफ रूम से बाहर बैठ जाओ, आप हमारी बातें नहीं सुन सकती, तो मुझे भी लगेगा ऐसा क्या है भाई। तो ऐसे ही उनको लग रहा था कि भाई ऐसा क्या है कि हमें बिल्कुल श्रीलंका से आपने अलग कर दिया, एलिनेट कर दिया। ठीक है। अब श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च कर दी स्ट्रगल्स करने के लिए। ठीक है। और उन्होंने श्रीलंकन तमिल्स ने बोला कि हमारी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ही बात है भाई, आप समझ पा रहे हो टेंशन की सिचुएशन पूरी कंट्री में, पूरे आइलैंड नेशन में क्या चल रही है, जबरदस्त टेंशन चल रही है। वो चाह रहा है, वो सिनाला तो बनी चुकी है ऑफिशियल लैंग्वेज, बट वो चाह रहे कि हमारी तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, हमें गवर्नमेंट जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो और हमें रीजनल ऑटोनॉमी दे दो कि ये रीजन हमारा है, ये रीजन आपका है। ऐसा कभी होता है क्या कि हम घर में कहें कि ये कमरा हमारा है, मैं किचन में नहीं जाऊंगा, मैं बाथरूम में नहीं जाऊंगा? ऑफ कोर्स आप जाओगे। तो ऐसे एक कंट्री में कैसे हो सकता है कि ये रीजन मेरा है, ये रीजन उसका है? ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। By 1980s, there were several political organizations demanding a separate independent Tamil state। तमिल स्टेट अलग से बनाना चाहते थे, मतलब कि फूट
आती नजर आ रही थी। ठीक है, आप देख रहे हो ये दोनों लड़ने पे उतारू हो गए और लड़ाई खूब, लोग जब सिविल वॉर होता है ऑफकोर्स लोग ही लड़ रहे हैं तो लोग मरेंगे भी, और वॉर कभी भी बच्चों अच्छा नहीं होता है ना। इसकी डेफिनेट स्पेलिंग पढ़ लो, WAR, वॉर, नो वॉर, प्लीज नो वॉर। ठीक है, अब द सिविल वॉर इन श्रीलंका रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अब ऐसा थोड़ी है कि सिनाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी तो सिनाला के नहीं मरेंगे, तमिल कम्युनिटी माइनॉरिटी में तो तमिल की पार्टी के लोग नहीं मरेंगे, नहीं, दोनों कम्युनिटी के थाउजेंड्स ऑफ लोग मर गए, वो तो वैसे ही मेजॉरिटी में थी। द सिविल मैनी वर फोर्स टू लीव श्रीलंका एज रेफ्यूजीज, लोगों ने श्रीलंका छोड़ के इंडिया आने लग गए क्योंकि उनको लग रहा था कि हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। The civil war also caused a setback to the social, cultural and economic life of the country. Of course सी बात है बच्चों, जब कोई भी चीज़ होती है, जब आपका भी मन खराब होता है तो आपकी सोशल लाइफ इम्पैक्ट करती है कि आप अपने दोस्तों से बात नहीं करते, आपकी कल्चरल लाइफ इम्पैक्ट करती है कि आपको पूजा पाठ करने का, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा होता है। ऑफकोर्स आपकी इकोनॉमिक लाइफ भी मैटर करेगी, जब आप कुछ पढ़ नहीं रहे होगे तो आपके अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, और अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो आप अच्छे इंसान, अच्छी पोस्ट पे कैसे पॉइंट होंगे। तो ये सारी चीज़ें सिनालास के साथ भी हो रही थी कि सिनाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी दोनों ही परेशान थे सिविल वॉर से, क्योंकि वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। सिविल वॉर इन श्रीलंका एंडेड इन 2009। सोचो कितने साल बाद जाकर ये वॉर ख़त्म हुआ। ये वॉर 2009 में ख़त्म हुआ। ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था सिनाला को 1956 में। श्रीलंका इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर हुआ था 1948 में, इंडिया के 1 साल बाद। बट स्टिल आप समझिए कि 2009 में जाकर सिविल वॉर खत्म हुआ, क्योंकि वॉर तो ऐसा थोड़ी होता है कि आज हो गया कल नहीं हुआ, नहीं, वॉर तो इंटरनल चल रहा होता है, चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, और अभी भी आज हम पाकिस्तान का साथ देखें तो हमारे रिलेशंस म्यूचुअल नहीं रहे हैं, हम भी बहुत सारी चीज़ों के अगेंस्ट बोलने लगे हैं। तो डेफिनेटली बोलना भी चाहिए, बट स्टिल आप सिविल वॉर जैसी सिचुएशन कंट्री में कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सिविल वॉर का मतलब है बच्चों उसी देश के लोग उसी देश के लिए, उसी देश की चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं। हमारी तो लड़ाई दूसरे देश से, पर श्रीलंका के अंदर ऐसा ही हो रहा था। चलो एक क्वेश्चन बुलेटिन स्टार्ट कर देते हैं। आप बहुत बोर हो गए होगे मेरी बकवास सुन के। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दी स्ट्रेटेंड रिलेशंस बिटवीन दी तमिल्स एंड सिनालास इन श्रीलंका? जो खिंचे रिलेशन थे दोनों के बीच में, उसका रीजन क्या था बच्चों? पढ़िए ऑप्शन नंबर ए कहता है द तमिल एनफोर्स्ड देयर कल्चर ऑन द सिनाला। कल्चर की तो बात नहीं थी, सबसे पहले तमिल तो कभी एनफोर्स नहीं कर रहे थे, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो ही जाएगा, आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि सिन्हाला एनफोर्स कर रहे थे, तमिल थोड़ी एनफोर्स कर रहे थे, क्योंकि तमिल तो कम माइनॉरिटी में थे। सिन्हाला लीडर्स अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ पॉलिसीज टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। ये मुझे ठीक लग रहा है, आके देखते हैं, क्या पता और ऑप्शंस ठीक ना हो। तमिल्स वांटेड इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर देमसेल्व्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ श्रीलंका। नहीं, ऐसा तो हमने अभी तक के लेक्चर में कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है, द तमिल्स वर अ मेजॉरिटी ग्रुप। गलत, मेजॉरिटी ग्रुप तो था ही नहीं, तमिल्स वाला माइनॉरिटी ग्रुप, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन है। तालियां बजाओ तो जोर से बच्चों जिसका आंसर सही गया हो। ठीक है, मतलब कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है। अभी हम किसका केस पढ़ रहे हैं? हम केस पढ़ रहे हैं श्रीलंका का। क्यों पढ़ रहे हैं? कौन से चैप्टर में पढ़ रहे हैं? चैप्टर में पढ़ रहे हैं पार्ट शेयरिंग में। पार्ट शेयरिंग क्या होती है? शेयरिंग ऑफ पार्ट्स अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड शेयरिंग ऑफ पार्ट्स अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। बच्चों एक केस खत्म हो गया। एक केस खत्म होने पे बाद में रिकैप्सुलेशन जरूर होगा, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डालने वाली हूँ इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अभी तो मैं वन शॉट में इस चैप्टर को पढ़ा के जल्दी से खत्म कर देती हूँ, ताकि आप चैप्टर को रिवाइज करते रहें। छुट्टियाँ चली रही हैं आपकी, छुट्टियाँ चलते चलते आप लोग छोटे छोटे चैप्टर्स को रिवाइज करते रहेंगे तो आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन होती रहेगी। सेकेंड केस आ गया मेरे प्यारे बच्चों बेल्जियम का। बेल्जियम दिख रहा होगा आपको। मैम आपने ऐसे क्यों बोला बेल्जियम? यस, बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, एंड यूरोप में बेल्जियम इतनी छोटी कंट्री है, हमारे भाई हरियाणा है ना, हमारा हरियाणा है देसी मुंडो वाला, उससे भी छोटी कंट्री है। ठीक है, तो बेल्जियम इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री। देखो आ गया, बेल्जियम इज़ अ कंट्री इन यूरोप एंड इट्स कैपिटल इज ब्रुसेल्स। बी से बेल्जियम, बी से ब्रुसेल्स, मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ, बी से बेल्जियम, बी से ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स और इसके बॉर्डर्स पे है बच्चों। ये कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है कि बेल्जियम के बॉर्डर पे कौन कौन सी कंट्रीज है, दैट इज फ्रांस,
नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लुक्सेमबर्ग। नाम याद नहीं हो तो कर लेना, पर 4 कंट्रीज हैं इसकी बॉर्डर्स पर, क्योंकि बॉर्डर्स हमेशा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ही होते हैं। दैट इज फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, आपको दिख भी रहा होगा इधर, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लुक्सेमबर्ग। आपको मैप के थ्रू क्लियर पिक्चराइजेशन दिया है कि कोई भी हाइपोथेटिकल चीज़ें नहीं है, सारी चीज़ें मैप पे दी हुई हैं, आपको समझ में आ रही है। और बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, है ना। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ के ओवर पॉपुलेशन है। बट इंडिया की पॉपुलेशन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि इंडिया सबसे पहले नंबर पर है इस चीज़ में, पूरी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड के बीच में इंडिया सबसे पहले नंबर पर है पॉपुलेशन में। तो इंडिया की पॉपुलेशन ज़रूर लिख दीजिए। चाइना को भी पीछे छोड़ दिया इंडिया ने। पर दोस्तों एक फन फैक्ट बता दूँ इसके साथ में कि इंडिया इज़ नाउ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इट हैज़ रिप्लेस्ड जापान। सोचो, वी आर ग्रोइंग, पॉपुलेशन में तो ग्रो कर ही रहे, जनसंख्या बढ़ाने में तो ग्रो कर ही रहे, पर बाकी सारी चीज़ों में भी, जीडीपी बढ़ाने में भी ग्रो कर रहे हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम थोड़ा सा दूर हैं, पर हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम काम कर रहे हैं। खुश रहा करो, मौज में रहा करो, मस्त रहा करो। बच्चों बेल्जियम के केस में आपको यहाँ पर 3 चीज़ें दिख रही होंगी, फ्लेमिश, ब्रुसेल्स, वेलोनिया। फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन एक रीजन है, ठीक है, जगह है। और यहाँ पर ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बेल्जियम की कैपिटल इज ब्रुसेल्स। और इसके साथ फ्लेमिश और वेलोनिया 2 रीजन्स हैं, फ्लेमिश रीजन ये रहा, वेलोनिया रीजन रे रहा। जब आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं तो आपको थोड़ी सी बोर्डम होती है, पर आप मेरी पीपीटी से पढ़ेंगे, मेरी साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि फ्लेमिश रीजन मैम किसकी बात कर रही हैं और वेलोनिया रीजन मैम कहाँ की बात कर रही हैं। अब इन दोनों रीजन्स में एथनिक डिवाइड था। एथनिक डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये भी एनसीईआरटी में आपकी डेफिनेशन गिवन है। एथनिक डिवाइड का मतलब है लोगों के बीच में सोशल डिवीजन होना, क्योंकि वो सेम कल्चर शेयर करते हैं। बच्चों मैं जयपुर से हूँ तो मेरा राजस्थान का कल्चर सबका सेम है ना। मैं एक एथनिक डिवाइड में हूँ बाकी यूपी की पॉपुलेशन से, मैं एक एथनिक डिवाइड में हूँ बाकी स्टेट्स की पॉपुलेशन से। तो डेफिनेटली एथनिक डिवाइड में अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ बोथ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चरल, और बोथ दोनों चीज़ों में लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि एक तो वो दिखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है, तो सेम एथनिक ग्रुप, सेम कल्चर, सेम फिजिकल फीचर्स को बिलोंग करते हैं, इसीलिए इस डिवाइडेशन को हम कहते हैं एथनिक डिवाइडेशन। अब बच्चों अगर हम बात करें बेल्जियम की केस स्टडी की, श्रीलंका की केस स्टडी में तो हमने पढ़ा, मैं रिकैप्चुलेट करा देती हूँ दोबारा से। श्रीलंका इंडिपेंडेंट नेशन बना 1948 में, सिनाला ऑफिशियल लैंग्वेज बनी 1956 में, उनका सिविल वॉर चला 2009 तक। अब बच्चों इसमें क्या था, श्रीलंका में डोमिनेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, यानी मेजॉरिटेरियनिज्म की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, जिसने सिनाला को एक बड़ी कम्युनिटी दिखा दिया और तमिल स्पीकिंग लोगों को एक छोटी कम्युनिटी दिखा दिया। ये डाइवर्सिफिकेशन श्रीलंका में लिंग्विस्टिक ग्रुप्स पर था। और अगर हम बात करें बेल्जियम के केस की, तो बेल्जियम के केस में 2 अलग अलग रीजन्स जो कि अगेन हमने देखे, फ्लेमिश और वेलोनिया रीजन, इन दोनों में एथनिक डिवाइड बिल्कुल डिफरेंट था कि 59% लोग जो फ्लेमिश रीजन में लेते थे वो डच बोलते थे। बच्चों बता दूं कि बेल्जियम में जैसे श्रीलंका में 2 लैंग्वेजेस थी, सिनाला और तमिल, है ना। अब यहाँ पर बेल्जियम में 2 लैंग्वेजेस हैं, डच और फ्रेंच। अब आपका 40% जो पीपल जो वेलोनिया रीजन में रहता था वो फ्रेंच बोलता था, ठीक है। अब फ्लेमिश में आपको याद कैसे करना है ना, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि 5% 1% कौन से लोग थे, 40% कौन से लोग थे, 59% कौन से स्पीकिंग लोग थे। तो बच्चों जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी तो आपको मेरे साथ याद आ रहा है, बाद में कैसे याद आएगा। अब आपको याद रखना है 40 में क्या आता है, एफ से मतलब 40% फ्रेंच स्पीकिंग थे, तो बचे हुए 59% क्या हो जाएंगे, डच स्पीकिंग, और 1% जर्मन स्पीकिंग। याद हो गया ना बच्चों, याद हुआ नहीं हुआ। देखो मैं फिर से बताती हूँ, 40 FORTY 40 का F मतलब फ्रेंच बोलते थे, 59 डच बोलते थे, 1% जर्मन बोलते थे। बच्चों अब तो आपको याद हो गया। अब आपका एमसीक्यू ये गलत ही नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ बोर्ड का हम 1 मार्कर एमसीक्यू कर चुके हैं, स्वाहा, ठीक है, 1 मार्क्स के आपके पक्के हैं। अब बात करते हैं ब्रुसेल्स की। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की कैपिटल थी, इसमें दोस्तों कुछ डिफरेंट ही बात थी।
उल्टी बात थी। इसमें था 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, सबसे ज़्यादा लोग, जबकि यहाँ पर 40% लोग फ्रेंच बोल रहे थे, यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोल रहे थे। अब आपको ये भी कैसे याद रखना है कि ब्रुसेल्स में कौन फ्रेंच बोल रहा था, कितना परसेंट फ्रेंच बोल रहा था और कितना परसेंट डच बोल रहा था। बच्चों 40 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो ना यार, हर चीज़ में तो तुम्हें नंबर अच्छे चाहिए होते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा 80। तो 80% लोग फ्रेंच बोलते थे ब्रुसेल्स में, बाकी बचेंगे क्या 20, 40 का आधा कर लो, बचेंगे क्या 20 हो गए डच स्पीकिंग। आपका 1 मार्क्स का एमसीक्यू फिर से हो गया स्वाहा, मतलब कि 2 मार्क्स आपके इस चैप्टर में पक्के। गायत्री माता की जय। अब क्या था बच्चों, देखो आपको इस फिगर में मेरे डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये वाले लोग तो अपने फ्रेंच स्पीकिंग है, दैट इज 40%। 40% कहाँ पर, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 80%। और डच स्पीकिंग लोग जो कि यहाँ पर थे 59% और ब्रुसेल्स में थे 20%। ठीक है बच्चों, तो ये सारी पॉपुलेशन, ये रही ब्रुसेल्स की पॉपुलेशन, ये रही बेल्जियम की पॉपुलेशन। अब तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, बेल्जियम और ब्रुसेल्स की पॉपुलेशन में हमारी जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो माइनॉरिटी में थी। एक तरीके से हम देखें 59 और 40%, तो 40% लोग कम थे, तो वो एजुकेटेड थे और बहुत ज़्यादा वेल ऑफ थे डच स्पीकिंग कम्युनिटी से। तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी से वेल ऑफ थे, तो ये सब चीज़ें ना एक डिस्टेंस क्रिएट कर रही थी, एक टेंशन का माहौल क्रिएट कर रही थी। और टेंशन स्टार्ट हो गई 1950s और 1960s के बीच में, इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में भी। बट बच्चों आपको बता दूं कि बेल्जियम का हाल श्रीलंका जैसा नहीं हुआ। बेल्जियम ने बहुत सही समय पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर बहुत सारी चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज कर दी। अब अगर हम बात करें इधर बेल्जियम ने, तो बेल्जियम में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, क्योंकि बच्चों किसी भी देश के लिए, है ना, किसी भी देश के लिए डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप बच्चों को याद रखनी चाहिए हमेशा, दैट इज़ द प्रीएम्बल। 9th क्लास के बच्चे स्पेशली द प्रीएम्बल को याद रखें, क्योंकि उनका तो एग्जाम में एक चैप्टर भी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में। बट अगर हम इधर अकोमोडेशन इन बेल्जियम की बच्चों फिर से आ जाते हैं, अकोमोडेशन इन बेल्जियम की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने 4 मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए। यहीं से बन जाता है आपका 3 मार्क्स का फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेल्जियम ने अपने कंट्री में क्या अकोमोडेशंस किए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अकोमोडेशंस किए, जिससे कि दोनों कम्युनिटी का इंटरेस्ट बना रहा, जो कि श्रीलंका ने नहीं किया। ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जब 4 अमेंडमेंट्स आप याद रखोगे, 4 किए थे तो भाई 4 ही लिखने पड़ेंगे, 3 पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे आंसर, 4 पॉइंट्स में ही लिखेंगे, क्योंकि अमेंडमेंट्स 4 हुए थे बच्चों। तो आइए देखते हैं क्या अमेंडमेंट्स हुए थे। अब सम ऑफ द अमेंडमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल वर, बेल्जियम ने क्या अमेंडमेंट्स किए, उन्होंने क्या कर दिया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। अभी मैंने आपको बताया था कि पावर शेयरिंग is the form of power sharing among the different levels of the government and the different organs of the government। तो उसमें उन्होंने क्या कर दिया था, डच और फ्रेंच के बीच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को इक्वल डिप्लॉय कर दिया था। फिर अगर हम बात करें कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्पेशल लॉ बनाए, माइनॉरिटी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्पेशल लॉज बनाए। ठीक है, फिर आ गया प्रोविजन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। हमारे यहाँ क्या है, हमारे इंडिया में क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट इज सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर क्या था कि द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपने डिसीजंस, अपनी चीजें खुद कर सकती है। और सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज, क्योंकि देखो बच्चों ब्रुसेल्स में तो बहुत ही मेजॉरिटी में आपका फ्रेंच स्पीकिंग था और 20% डच था, तो वहां तो टेंशन श्रीलंका जैसी क्रिएट होने के चांसेस थे। पर वहां पर भी ब्रुसेल्स बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या अच्छा स्टेप लिया कि उसमें भी अलग से गवर्नमेंट बना दी, अलग से गवर्नमेंट बनाने में भी उधर भी मिनिस्टर्स को इक्वली डिवाइड कर दिया। और एक थर्ड गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई, यहाँ से आता है आपका इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। सीधा बच्चों क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आ जाता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है, व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो आइए देखते हैं, इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। अपनी लेफ्ट साइड में, व्हाट आर कम्युनिटी गवर्नमेंट्स, हाउ डज इट अकोमोडेट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कम्युनिटीज इन बेल्जियम। कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, तीनों ही थे बेल्जियम में, नो मैटर वेयर दे लिव।
ऐसा नहीं है कि मैं फ्लेमिश रीजन में रह रहा हूँ तो मेरी कम्युनिटी डिफरेंट हो गई, मेरा सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट डिफरेंट हो गया। नहीं, मैं अगर बेल्जियम में रह रहा हूँ और मैं अगर डच बोल रहा हूँ, मैं या फ्रेंच बोल रहा हूँ या मैं जर्मन बोल रहा हूँ, तो मैं एक गवर्नमेंट का पार्ट बन गया। दैट इज नोन एज द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। इसमें जब आप डेफिनेशन 2 मार्क्स की बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीज आपको लिखनी है कि कम्युनिटीज गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट दैट हैज पावर रिगार्डिंग द कल्चर, द एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज, कल्चर से रिलेटेड इश्यूज और आपके एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज में ये गवर्नमेंट का मेजर रोल है, ताकि ये गवर्नमेंट सारी कम्युनिटीज की प्रॉब्लम्स को समझेंगी, सॉल्यूशंस में आएंगी और रेमेडीज देंगे। तो इसीलिए एक थर्ड टाइप ऑफ, बच्चों एक क्वेश्चन आ जाता है, विच थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बेल्जियम टू अकोमोडेट द सोशल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। उसका नाम था हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी गवर्नमेंट को समझना, याद रखना। कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में इंट्रोड्यूस हुई थी, ना कि श्रीलंका में। अब देखोगे बच्चों आप कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम हैज द पावर रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इन सोसाइटी। हमने पढ़ा था कल्चर, हमने पढ़ा था एजुकेशनल, हमने पढ़ा था लैंग्वेज। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बच्चों, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, है ना। ऑल ऑफ द अबव देखते हैं आंसर सही, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। मैम आप बहुत बढ़िया पढ़ा रही है, हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है। हम पूरे मार्क्स लाएंगे बोर्ड में इस चैप्टर में। अब बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट की, दैट इज व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। ठीक है बच्चों, अब सेकेंड टॉपिक पे आते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यू में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों लिखते चलो मेरे साथ कि बोर्ड के पीवाईक्यूज मैम साथ साथ कवर कराती चली जा रही हैं 1 शॉट में ही अपने। ठीक है, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, आइए देखते हैं। पावर शेयरिंग डिजायरेबल के मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम 2 रीजंस पढ़ेंगे, वन इज प्रूडेंशियल रीजन एंड द अदर वन इज मॉरल रीजन। देखो मॉरल वैल्यूज की किताब हम सबको बचपन में पढ़ाई गई है, और मॉरल आपको याद कैसे करना है, मॉरल वैल्यूज में आपको हमेशा सिखाया जाता था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ये सारी चीजें मॉरल वैल्यूज में आती है, मतलब कि एथिकल है कि ये होना चाहिए, है ना। तो ये रीजन भी ऐसा होगा कि होना चाहिए, और प्रूडेंशियल रीजन आपका क्या होगा कि है ही है, बिल्कुल है, प्रूडेंशियल है, सच है। तो ये रहे प्रूडेंशियल रीजन। अब पी से प्रूडेंशियल मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ बच्चों, देखो आपको पढ़ाने के लिए भी याद करना पड़ता है, तो मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ। पी से प्रूडेंशियल एंड पी से रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, है ना। प्रूडेंशियल रीजन कैसे याद करेंगे, प्रूडेंशियल से पॉसिबिलिटी, किस चीज की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी, जैसा कि श्रीलंका में हुआ था, है ना। इसीलिए क्या बोलते हैं कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल को, श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई थी ना, है ना, सिनाला को मेजोरिटेरियनिज्म दे दिया था ना, इसीलिए क्या हुआ था, इसीलिए आपकी श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ। बट अगर बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में क्या कर दिया था, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या कर दिया था, पावर शेयरिंग कर दी थी, मतलब कि प्रूडेंशियल रीजन फॉलो किया गया था। और मॉरल रीजन पे अगर हम आ जाते हैं तो ऐसा होना चाहिए। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही लीडर बन के बैठा हुआ है और वो सारे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और हम सब फॉलो कर रहे हैं, नहीं। लॉज अलग बनाने वाले होने चाहिए, एग्जीक्यूट करने वाले अलग होने चाहिए, और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अलग होनी चाहिए। आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी हमारा सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकता है, क्योंकि हमारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अलग है और हमारी लॉ मेकिंग अथॉरिटी अलग है और हमारी एग्जीक्यूशनरी बॉडी अलग है। तो इंडिया का अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम समझेंगे तो बच्चों बहुत ही मज़ेदार है। हमें बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि सारे डिसीजंस मोदी जी ले रहे हैं, बट नहीं, मोदी जी इज़ ऑल्सो बाउंड बाय सम लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, बाद में पढ़ेंगे कभी। ठीक है बच्चों, अब लास्ट टॉपिक, चैप्टर का अंत समय आ चुका है, चैप्टर खत्म होने वाला है। लास्ट टॉपिक पर आते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। और मैंने पहले ही बता दिया था, देखो कमेंट में लिख देना यहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इसमें 4 पॉइंट्स हैं, तो मैं लास्ट में इसकी ये भी बताऊंगी कि आपको ये आंसर कैसे लिखना है कि आपको बोर्ड में 5 मार्क्स पूरे मिले। बच्चों क्यों बता पा रही हूँ मैं आपको ये सब, क्योंकि मैं सोशल साइंस की कॉपीज इवेल्युएट करती हूँ। आई एम एन HE ऑल्सो, आई हैव बीन एन AHE ऑल्सो, और मैं सोशल साइंस की इवेल्युएटर भी रही
रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकती हूँ आपके मार्क्स कहाँ कटेंगे और कहाँ आपको मिलेंगे। तो चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन को समझते हैं, इसके बाद हम फाइनल इस पे कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की अगर बात करें बच्चों, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मॉडर्न डेमोक्रेसी में 4 टाइप से होते हैं। कितने टाइप से होते हैं? 4, 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट है जो मैंने उस दिन अभी सबसे पहले स्टार्टिंग स्लाइड में पढ़ा दिया था, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। सेकंड है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, है ना। हॉरिजॉन्टल डिवीजन को क्या कहेंगे? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में, और वर्टिकल डिवीजन को क्या कहेंगे? डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में। और द थर्ड है डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। एक कल्चर में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, तो डिवाइडेशन ऑफ पावर उनके बीच में भी हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिवीजन ऑफ पावर अरेंजमेंट बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। आइए इनको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि इस आंसर में हमें लिखना क्या है। बच्चों, जब आपके पास आंसर लिखने के लिए आए ये चैप्टर का, तो आप लिखेंगे द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आर, आप 1 2 3 4 करके ये पॉइंट्स लिखेंगे, फिर इसके बाद में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में मैं आपको इजी मेथड्स बताती जाऊंगी। देखिए, टड़ा आ गया मेरा चैप्टर का स्टार्टिंग की स्लाइड, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसको हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि लेजिस्लेटिव क्या करता है? लॉज बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। और जुडिशरी क्या करता है? डिसीजन देता है। जैसे कि लेजिस्लेटर में बता दूं, आपके हमारे प्रेसिडेंट साहब आते हैं, प्लस पार्लियामेंट में हमारी लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं, तो ये लेजिस्लेचर का पार्ट होती है हमारे, अगर इंडिया के हिसाब से हम बात करें तो। और अगर एग्जीक्यूटिव के हिसाब से बात करें तो दिस स्टार्ट्स विद द प्राइम मिनिस्टर, देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये हायरार्की चीफ मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर से अलग अलग चलती रहती है। और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में हमारे सारे कोर्ट्स आते हैं, रहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे कोर्ट्स हमारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में आते हैं। तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब बच्चा, जो बच्चा इंग्लिश में अच्छे सेंटेंसेस नहीं बना पाता, या जिस बच्चे को लिखने की अच्छी हैबिट नहीं है, तो बिल्कुल एक सीधा काम कर सकता है इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर लिख के 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, इसमें लिख दे टू मेक लॉज, इसमें लिख दे टू एग्जीक्यूट, टू इम्प्लीमेंट, और इसमें लिख दे टू मेक डिसीजंस। आपको पूरा 1 मार्क्स इस पॉइंट का मिल जाएगा, नहीं कटेगा आपका मार्क्स, क्योंकि आपने नॉलेज पूरी ली है। ठीक है बच्चों, अब सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सेंट्रल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट एंड दी पंचायत एंड दी म्यूनिसिपल बॉडीज, ये सारा थर्ड लेवल है हमारा, लोकल लेवल। पहले हमारी इंडिया की गवर्नमेंट 2 लेवल्स पर ही चलती थी, फिर आई वो थर्ड लेवल पर, दैट इज दी लोकल लेवल, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को जरूरत महसूस हुई कि स्टेट गवर्नमेंट हर जगह पर पार्ट नहीं ले सकती, वहां पर लोकल गवर्नमेंट्स की जरूरत थी। इसलिए 1992 में, आगे आएगा सेकेंड चैप्टर में आपके, बट मैं आपको भी बता देती हूँ क्योंकि ये मेरा बर्थ ईयर है, तो 1992 में ये आपका डिवाइड हो गया था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसको कहते हैं हम डिवीजन ऑफ पावर। अभी भी आपको अगर आंसर लिखना नहीं आए, ये पॉइंट को एलैबोरेट करना नहीं है, तो आप इसमें ऐसा चार्ट बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में दिखाया था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट विच इंक्लूड्स द पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड म्यूनिसिपल बॉडीज। ठीक है, अब थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में अगर हम बात करते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। बच्चों, आपको पता है कि हर एग्जाम में हमारे यहाँ पर यही बात होती है, जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। तो इस डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में हमारी आ जाती है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। हमारी इंडिया में भी हमारी लोकसभा में शेड्यूल कास्ट की 84 सीट्स हैं और हमारी शेड्यूल ट्राइब्स की 47 सीट्स है। तो इसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं। अब जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया, तो उन्होंने माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये ध्यान रखते हुए हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में, और ये हम अपने लोकसभा में स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। आपको दिख रहा है, दिस इज प्रेशर ग्रुप, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। कोई भी ग्रुप, जैसे आपने क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में जैकोबिन क्लब्स पढ़े थे, दीज वर दी प्रेशर ग्रुप, जो सोसाइटी में किसी भी गलत होने वाली चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, या आपने अपने मार्केट में बहुत सारे ग्रुप देखे होंगे, अग्रवाल सेवा समाज, अग्रवाल समाज, जो भी ऐसे समाज हैं सारे, वो सारे प्रेशर ग्रुप्स में आते हैं। तो पावर शेयरिंग इनके साथ भी होती है, क्योंकि जब पावर शेयरिंग आपकी इधर कोलिशन गवर्नमेंट के फॉर्म में भी हो सकती है, जब
दोनों गवर्नमेंट सेम वोट से इलेक्ट होकर आती हैं और दोनों पावर को शेयर करती हैं। तो ये आपका 5 मार्क्स का आंसर है और इसके बाद आपको इस आंसर में कंक्लूजन लिखना है। देयरफॉर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी प्रूडेंशियल और मॉरल और रीजन बट दो इट इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख के आपको अपना आंसर वाइंड अप करना है। आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। थैंक यू फॉर लर्निंग। बाय बाय, टाटा। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी PYQs मैं अपने वीडियोस पे आपको देती रहूंगी। आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए और कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बोलिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।